तो ये कहानी है सन 2010 की। कहानी है देहरादून की, जो कि उत्तराखंड में है। देहरादून एक काफ़ी शांत इलाका, जहाँ पर क्राइम की खबरें ज़्यादातर आती नहीं हैं। काफ़ी पीसफुल जगह है। वहाँ की एक कहानी है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम राजेश गुलाटी और उसकी पत्नी अनुपमा गुलाटी की। राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी, इन दोनों की शादी होती है 1999 में। लव मैरिज थी ये। 1999 में दोनों की शादी होने के बाद राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी दोनों चले जाते हैं यूएसए। वहाँ कुछ वक्त तक जॉब करते हैं। अनुपमा, जो कि खुद एक एमसीए होल्डर थी, एमसीए उन्होंने कर रखी थी। दूसरी तरफ राजेश गुलाटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक पढ़ी लिखी फैमिली। इन दोनों के मीनवाइल 2 बच्चे होते हैं, जिनका नाम था सिद्धार्थ और सोनाक्षी। तो ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। अब कहानी आती है 11 साल बाद, 17 अक्टूबर 2010 को, दशहरे के दिन। दशहरे के दिन अनुपमा गुलाटी मिसिंग पाई जाती है। उसकी कोई खैर खबर नहीं। बच्चे जब पूछते हैं राजेश गुलाटी से कि मम्मी किधर है उनको, तो राजेश गुलाटी उनसे कहता है कि मम्मा गई है नाना नानी के घर और जल्दी ही वो लौट आएगी। अब बच्चे, एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, रोज़ पूछते हैं कि मम्मी किधर है, और राजेश गुलाटी का सेम जवाब कि वो नाना नानी के घर। दूसरी तरफ उसका नाना नानी का घर इन बच्चों के वो था दिल्ली में। दिल्ली से फ़ोन आते हैं राजेश गुलाटी को और पूछते हैं कि अनुपमा कहाँ है। तो राजेश उनसे कहता है कि अनुपमा उससे लड़ झगड़ कर कहीं चली गई है, जल्दी ही आ जाएगी, उसको ऐसी उम्मीद है। तो लेकिन अब शुरू में तो अनुपमा के माँ बाप सोचते हैं कि ठीक है, लड़की है, कहीं रूठ कर चली गई होगी, जल्द ही आ जाएगी। लेकिन जब दिन पर दिन बीतते जाते हैं तो अनुपमा के माँ बाप की जो ये परेशानी है वो बढ़ती जाती है, और दिन पर दिन, और इस तरह से लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। और 57 दिन के बाद लगभग 12 दिसंबर 2010 को अनुपमा का भाई, जिसका नाम था एसके प्रधान, वो आता है राजेश गुलाटी के घर। और राजेश गुलाटी से वो कहता है कि अनुपमा अभी तक ना तो तुम्हारे घर आई है ना हमारे घर आई है, तो आखिर वो गई कहाँ। यहाँ पर राजेश गुलाटी उसके थोड़े हाथ पांव फूलते हैं, लेकिन वो बड़ा कामली सिचुएशन को हैंडल करता है। और वो एसके प्रधान से कहता है कि वो जहाँ भी गई है आ जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल राजेश गुलाटी कहता है कि 57 डेज़ बीत चुके हैं, 57 दिन जा चुके हैं, और अब हमें पुलिस का सहारा लेना चाहिए। अब हम पुलिस का सहारा नहीं लेंगे तो कब लेंगे। तो यहाँ पर राजेश गुलाटी शुरू में उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि पुलिस के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ कहीं भी होगी अनुपमा लौट आएगी। लेकिन एसके को शक होता है कि कुछ न कुछ अनुपमा के साथ गलत हुआ है। तो वो राजेश को कहता है कि उन्हें पुलिस रिपोर्ट लिखवाने जाना ही होगा। तो राजेश ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से एसके को शक हो राजेश गुलाटी पर। मीनवाइल जो राजेश गुलाटी था, ये अनुपमा के भाई को अनुपमा की मेल आईडी से कुछ मेल भी क्या करता था कि उनको शक ना हो, और वो अनुपमा के नाम से मेल करता था कि वो यहाँ है वहाँ है। लेकिन एसके कभी भी इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हुआ कि अनुपमा सेफ़ है, सुरक्षित है। तो जब एसके उससे कहता है कि उनको पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने जाना ही होगा, तब राजेश गुलाटी को बात हाथ से निकलती हुई दिखाई देती है। तो राजेश गुलाटी कहता है एसके प्रधान से कि आप हाथ मुंह धो लो, उसके बाद हम पुलिस पर रिपोर्ट लिखवाने चलते हैं। तो एसके प्रधान हाथ मुंह धोने बाथरूम में जाता है, तभी उसको अपने फ़ोन पर एक मैसेज पॉपअप होता है, जिस मैसेज में लिखा हुआ था कि अनुपमा के नंबर से ही ये मैसेज आया था, और जिसमें अनुपमा कह रही थी कि भैया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं बहुत दूर जा चुकी हूँ, तो प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तो यहाँ पर जब एसके प्रधान ये मैसेज देखता है तो उसको शक होता है कि इतने दिन बीत गए, 57 डेज़, लेकिन अभी तक अनुपमा का कोई मैसेज नहीं आया, उसका कोई कॉल नहीं आया। लेकिन आज जब हम एन वक्त पर पुलिस को खबर करने जा रहे हैं, वो भी ये बात सिर्फ राजेश को पता है, और उसी वक्त पर अनुपमा का मैसेज आया कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तो यहाँ पर एसके प्रधान के कान खड़े हो जाते हैं, और वो सोचता है कि ये रिपोर्ट दर्ज करनी ज़रूरी है, और उसको कहीं ना कहीं राजेश गुलाटी पर शक भी होता है। अब पुलिस को कंप्लेंट की जाती है।
पुलिस कहती है कि ठीक है, हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके पास आएगा और वो छानबीन करेगा। करीब 3 या 4 घंटे के बाद, चूँकि ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस नहीं लेकिन एक पढ़ी लिखी फैमिली और क्वाइट काइंड ऑफ हाई प्रोफाइल केस ही था, तो पुलिस जाती है 3 से 4 घंटे के भीतर और वहाँ पर जाके वो घर की तलाशी लेती है। घर में सभी जगह छानबीन की जाती है, लेकिन किसी भी जगह पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि अनुपमा किधर गई है। उससे रिलेटेड कोई सबूत वहाँ पर पता नहीं लगाया जा सका। अब जब पुलिस घर की तलाशी लेकर बाहर जा रही होती है, तभी एक पुलिस कांस्टेबल की नज़र पड़ती है घर में रखे एक डीप फ्रीज़र पर। तब ये पुलिस वाला जो है वो सोचता है कि अमूमन कोई भी घर में डीप फ्रीज़र नहीं रखता। डीप फ्रीज़र रखने का सेंस ही होता है कि वो बिज़नेस पर्पस से यूज़ किया जाता है। कई दुकानों में या कोई फैक्ट्रीज़ हो गई जहाँ पर इस तरह की आइसक्रीम वगैरह बनती है, वहाँ पर डीप फ्रीज़र का यूज़ किया जाता है, वो भी इतना बड़ा डीप फ्रीज़र। तो उस पुलिस वाले को ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ झोल ज़रूर है। और तीसरा ये कि ये जो डीप फ्रीज़र है इसके ऊपर ताला लगा हुआ है। तो ये जो कांस्टेबल है अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कहता है इस फ्रीज़र के बारे में। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी लगता है कि फ्रीज़र को चेक ज़रूर करना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर राजेश गुलाटी से कहता है कि इस फ्रीज़र में क्या है, तब यहाँ पर अब चूँकि राजेश गुलाटी कोई पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, तो राजेश गुलाटी जो है उसकी तबीयत उसी वक्त माइल हो जाती है। उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं और जो पुलिस की नज़र होती है वो पकड़ ही लेती है। पुलिसिया अंदाज ही होता है, तो वो पकड़ लेती है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ झोल ज़रूर है। अदरवाइज़ राजेश गुलाटी इतना घबराता नहीं। तो राजेश गुलाटी शुरू में तो कुछ बहाने बनाता है। वो कहता है कि इसकी चाबी जो है वो अनुपमा के पास है, जबकि पुलिस देखती है कि अभी तक तो ये जो फ्रीज़र है इसके ऊपर से जो पॉलीथीन है, जो नया फ्रीज़र आता है उसकी अभी तक वो पॉलीथीन तक नहीं उतरी है। तो इट मस्ट बी ए न्यू फ्रीज़र, ये फ्रीज़र कोई नया है। और चूँकि अनुपमा को गायब हुए 57 दिन हो चुके हैं, तो इतना पुराना तो ये फ्रीज़र नहीं हो सकता कि इसकी चाबी अनुपमा लेकर चली जाए। हालांकि पुलिस जब राजेश गुलाटी पर जोर डालती है, तब राजेश गुलाटी एक चाबी लेकर आता है और उससे इस डीप फ्रीज़र को खोला जाता है। जब डीप फ्रीज़र को खोला जाता है तो पुलिस देखती है कि उसमें छोटी छोटी पॉलीथीन पड़ी है काले कलर की, और वो सारी की सारी जो पॉलीथीन जम चुकी है, क्योंकि जो फ्रीज़र का जो फ्रीजिंग जो उसका वॉल्यूम होता है वो बहुत हाई था। इस वजह से सारी की सारी पॉलीथीन जम के पत्थर हो चुकी थी। अब जैसे तैसे एक थैली को निकाला जाता है, उसको उसके पिघलने का वेट किया जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है उसके बाद थैली को खोला जाता है तो उसके अंदर से मांस के टुकड़े निकलते हैं। स्टार्टिंग में पुलिस सोचती है कि मांस के टुकड़े हो सकता है कि ये लोग जो है नॉनवेज खाते हो, चिकन के टुकड़े हों, मटन के टुकड़े हों, मे बी कुछ भी हो सकता है। तो पुलिस तय करती है कि वो दूसरी और तीसरी थैली, इस तरह से 30-35 थैलियाँ थी, तो वो हर एक थैली की छानबीन करेगी। उसके बाद दूसरी थैली निकाली जाती है, उसमें से भी इसी तरह के मांस के टुकड़े निकलते हैं। लेकिन जब तीसरी थैली उसको ओपन किया जाता है तो उसमें से इंसानी उंगली निकलती है। और ये देख के पुलिस की हवा ख़राब, पुलिस सहम जाती है कि ये क्या है। अब पुलिस को कुछ मसला समझ में आने लगा था, और जो हालत हो रही थी राजेश गुलाटी की, वो इस चीज़ को और भी ज़्यादा पुख्ता बनाए दे रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ झोल है। और राजेश की जो सूरत हाल में जो तब्दीली थी वो भी इस बात को और ज़्यादा एविडेंट बना रही थी। पुलिस वहीं पर कुछ सख्ती बरतती है। अब चूँकि राजेश पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं, तो वो उसी वक्त टूट जाता है और फूट कर रोने लगता है। और फिर वो अपनी कहानी तफसील में बताता है, और पूरी कहानी कुछ इस तरह थी। सन 1999 में अनुपमा और राजेश गुलाटी की लव मैरिज होती है। उसके बाद राजेश और अनुपमा दोनों जाते हैं यूएस रहने के लिए। उसके बाद राजेश और अनुपमा कुछ साल बाद घर लौट आते हैं और दिल्ली रहने लग जाते हैं। इस बीच राजेश गुलाटी की जॉब होती है कोलकाता, तो वो अनुपमा को दिल्ली में ही छोड़कर कोलकाता रहने लग जाता है। लेकिन यहीं पर कोलकाता में जॉब करते हुए उसका अपनी पड़ोस में एक औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, और ये उस औरत के साथ शादी रचा लेता है। उस औरत के साथ शादी रचाने के बाद जब ये खबर अनुपमा को लगती है, तब अनुपमा इस बात को रिटेलिएट करती है कि वो उसके रहते हुए किसी और लड़की के साथ कैसे शादी कर सकता है।
तब राजेश गुलाटी और अनुपमा के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है और किसी तरह से ये बात उस औरत को भी पता लग जाती है कि राजेश की ऑलरेडी एक पत्नी है अनुपमा नाम से और उसके 2 बच्चे भी हैं सिद्धार्थ और सोनाक्षी के नाम से। तो जब ये खबर उस औरत को लगती है कोलकाता में जो रहती थी, तब वो औरत भी राजेश गुलाटी से किनारा कर लेती है। राजेश गुलाटी जो कि 2 नाव पर पाँव रखने जा रहा था, अब वो कहीं का नहीं रहा था। तब राजेश गुलाटी भागा भागा दिल्ली आता है, अनुपमा को किसी तरह मनाता है और उसको अपने पुराने प्यार की याद दिलाता है और अनुपमा मान भी जाती क्योंकि उसके सामने उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। दोनों के बीच में कुछ दिन लड़ाइयाँ होती है, तो दोनों सोचते हैं कि इन झंझट से दूर कहीं और अपना घर बसाते हैं। तो दोनों दिल्ली छोड़कर आ जाते हैं देहरादून भी राजेश एक जॉब तलाशता है, नौकरी करने लग जाता है। हालांकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी खासी उसकी डिमांड थी, पैसा काफ़ी था, तो ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन बीच बीच में जब भी इन दोनों के बीच में एक टसल होता, तो जाहिर सी बात है कोई भी अगर औरत है तो उसके लिए अपने पति के प्यार से बढ़कर मुझे नहीं लगता शायद कोई चीज़ है। तो अनुपमा और राजेश के बीच में जब भी कोई लड़ाई होती, तब अनुपमा उस औरत का किस्सा बीच में ले आती जो कि कोलकाता में रहती थी और राजेश उस बात पर सकपका कर रह जाता। और ये ऐसा नहीं, एक बार नहीं, ये कई बार हुआ है। घर में आए दिन लड़ाइयाँ होती, आए दिन फसाद होते और कई बार एहतियात बरतने के बाद भी राजेश खुद पर काबू नहीं कर पाता और वो कई बार अनुपमा को मारता। अनुपमा भी रिटेलिएट करती, वो भी फिज़िकल होती और फिज़िकली राजेश को वो भी मारती और इस तरह से कई दिन तक चलता रहा। फाइनली एक दिन अनुपमा राजेश से परेशान होकर पुलिस के पास जाती है, कंप्लेंट दर्ज करती है, कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट राजेश को आदेश देती है कि उसको आज से 20,000 रुपये प्रति माह अनुपमा को देना होगा। हालांकि रहेंगे एक ही छत के नीचे, दोनों हस्बैंड वाइफ और दोनों बच्चे, लेकिन खर्च के तौर पर अनुपमा को 20,000 रुपये राजेश को देने होंगे। अब राजेश को 20,000 रुपये अनुपमा को देने थे, कुछ महीनों तक वो देता है, बराबर देता है, लेकिन अनुपमा की यहाँ पर डिमांड बढ़ती है, उसकी मांग बढ़ती है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50,000 तक पहुँच जाती है। लेकिन ये रकम इतनी ज़्यादा थी कि उससे फिर राजेश गुलाटी अपनी खुद की निजी आसाइशें वो भी पूरी नहीं कर पा रहा था। तो अब जो लड़ाई का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहता है, दोनों मियाँ बीवी परेशान। अब एक दिन की बात है, दशहरे का दिन, तारीख थी 17 अक्टूबर। हस्बैंड और वाइफ के बीच फिर से झगड़ा होता है, फिर से अनुपमा उस कोलकाता वाली औरत का जिक्र करती है और फिर से दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। अनुपमा राजेश को धक्का देती है, राजेश भी अनुपमा को धक्का देता है, लेकिन धक्का ज़्यादा ज़ोर से लग जाता है और अनुपमा का सिर एक पलंग से टकरा जाता है और अनुपमा का सिर जब टकराता है तब वो फर्श पर नीचे गिर पड़ती है। जब राजेश चेक करता है तो स्टार्टिंग में तो उसको लगता है कि ये मर चुकी है, उसकी सांसें फूल जाती है, लेकिन अगले ही पल उसको पता चलता है कि अभी तक इसकी सांस चल रही है, इसकी नब्ज़ चल रही है, तो शायद ये बेहोश हुई है। तो अब उसको लगता है कि अगर अनुपमा बेहोशी से वापस होश में आई और ये वापस पुलिस के पास चली गई तो फसाद बढ़ जाना है और इसके ऊपर आफत आ जानी है, फिर से कोर्ट केस चलेगा, फिर से कुछ दूसरा पंगा खड़ा होगा। तो यहाँ पर राजेश सोचता है कि क्यों ना अनुपमा को अपने रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो वो कुछ कॉटन के टुकड़े लाता है, कुछ कपड़ों के टुकड़े लाता है घर में से और अपनी बीवी के मुंह में ठूंस देता है और उसके मुंह को तब तक दबाए रखता है जब तक अनुपमा की आखिरी सांस नहीं टूट जाती। अब जब अनुपमा मर जाती है तो राजेश के दिल में सिर्फ एक ही खटका होता है कि किस तरह से इस लाश को ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि घर में बच्चे हैं और बच्चों के होते हुए वो लाश को ठिकाने लगा नहीं सकता और वो जिस लोकेलिटी में रहता है उसमें पड़ोसी हैं, लोगों का आना जाना रहता है। तो दूसरा कंसर्न ये कि ये जो लाश है इसको अपनी कार तक कैसे ले जाया जाए। तो राजेश पहले तो सोचता है कि किसी तरह से अनुपमा को कार में ले जाया जाए ताकि इसको देहरादून से मसूरी हाईवे पर ले जाके पटक दिया जाए, लेकिन फिर उसको ख्याल आता है कि जो पड़ोसी अगर उन्होंने देख लिया तो गज़ब हो जाना है। तो राजेश अनुपमा को बाथरूम में बंद करता है, अनुपमा की लाश को उसको पॉलीथीन से लपेट कर बाथरूम में बंद करता है
और उसके बाद वो बाथरूम का ताला लगा देता है। दोनों बच्चों को जब नहाना होता था तब वो उनको बाथरूम में नहीं जाने देता। खुद बाथरूम में नहाता, लेकिन दोनों बच्चों को कभी भी वो बाथरूम में नहाने के लिए नहीं जाने देता। वो उनको बाहर ही नहलाता। और जब अनुपमा की लाश को 2 दिन वहाँ पर हो गए, अब यहाँ पर राजेश गुलाटी को टेंशन होती है कि किस तरह से वो इस लाश को ठिकाने लगाए, क्योंकि लाश को मरे हुए 2 दिन हो चुके हैं और अब उसमें से बदबू आना लाजमी है। कुछ टाइम बाद बदबू आनी शुरू होती होगी। तो अब तारीख थी 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर के दिन राजेश एक फ़िल्म देखता है जिसका नाम था साइलेंस ऑफ लैम्प्स। ये एक हॉलीवुड की फ़िल्म है जो कि 90s में आई थी। एक साइको किलर के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें साइको किलर औरतों को मार के उनके शरीर के मल्टीपल टुकड़े करके उनको फेंक देता था। तो यहाँ से राजेश को आइडिया आता है कि क्यों ना इसी मूवी की तर्ज पर अपने बीवी की लाश के साथ भी ऐसा ही किया जाए। तो वो 20 अक्टूबर को जाता है मार्केट अपने बच्चों के साथ। 3 अलग अलग दुकान से वो आरी, स्टोन कटर और हैमर, हथौड़ा, तीनों चीज़ें लेता है और घर पर आता है। उसके बाद वो लाश को निकालता है। अब इस बीच में ये भी था कि घर में उसके बच्चे भी हैं, तो उनके बच्चों के जो मौजूदगी है उसमें वो लाश को काट नहीं सकता। तो वेट करता है बच्चों के स्कूल जाने का। अब बच्चों का स्कूल 21 तारीख के बाद जैसे ही शुरू होता है, तो उसके बाद सबसे पहले राजेश अनुपमा की लाश के दोनों पाँव घुटने से नीचे के वो काट देता है। जहाँ खून जमा हुआ था, जहाँ से खून निकलने के चांसेस कम थे, तो उन दोनों हिस्सों को काटता है। उसके बाद वो अनुपमा के लेफ़्ट हैंड को काटता है और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके पॉलीथीन में रख देता है। उसके बाद जब बच्चे स्कूल से आते हैं, सैटरडे और संडे का वक्त होता है, तब वो बच्चों को घुमाने ले जाता है और उन थैलियों को भी साथ में ले जाता है। कम से कम हर किश्त में, हर खेप में वो 2 से 3 थैली ले जाता, उनको फेंक देता और वो मेक श्योर करता कि वो ऐसी जगह पर फेंके जहाँ पर कुत्ते या कोई और जानवर उनको खा सके। ऐसा नहीं कि कोई इंसान वहाँ पर आए, किसी कटी हुई उंगलियाँ या कुछ बॉडी के पार्ट्स देखे और उसको शक हो जाए। तो यहाँ पर राजेश धीरे धीरे अलग अलग किश्तों में अनुपमा की लाश को काटता, उनको पॉलीथीन में पैक करता और उनको डीप फ्रीज़र में जमने के लिए छोड़ देता। और सैटरडे संडे को अपने बच्चों के साथ वो घूमने जाता और 2-3 थैलियों को हर बार हर किश्त में फेंक कर आता। तो उसका यहाँ पर प्लान ये था कि इस तरह से वो अनुपमा की लाश के तो उसने टुकड़े कर ही दिए, इसको इस तरह से उसको किश्तों में वो अलग अलग बार में मल्टीपल टाइम्स में कुछ महीनों के भीतर फेंक कर आ जाएगा। और इस तरह से किसी को ये भनक तक नहीं लगेगी कि अनुपमा के साथ, अनुपमा की लाश के साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन इन वक्त पर अनुपमा का भाई एसके प्रधान आ जाता है। इन वक्त पर जो राजेश गुलाटी है वो मैसेज करता है। उसी वक्त राजेश गुलाटी के साले को, एसके प्रधान को शक होता है। और दूसरी गलती यहाँ पर राजेश गुलाटी ये करता है कि वो किश्तों में थैलियों को फेंकने की वो स्ट्रेटजी अपनाता है कि वो किश्तों में थैलियों को फेंकेगा। खैर, अब राजेश गुलाटी खुद का इकरार जुर्म कर चुका था, तो राजेश गुलाटी पर केस चलता है। 2017 में जो सेशन कोर्ट है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाती है। इस बीच राजेश गुलाटी, जब उसका ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, तब राजेश गुलाटी अपने जो साला है उसके ऊपर भी आरोप लगाता है कि उसका जो साला है एसके प्रधान, वो एक बायोलॉजिस्ट है और फर्टिलाइज़र का व्यापार करता है और मानव के अंगों की तस्करी का भी काम करता है। और ये जो व्यापार करता है खाद का, उसमें जो मानव के जो अंग होते हैं, इंसानी जिस्म के जो अंग होते हैं, इसका खाद काफ़ी काम में लिया जाता है। तो वो अपने साले पर भी ये इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन किसी भी तरह से ये इल्ज़ाम कोर्ट में इस्टेब्लिश नहीं हो पाते। अब जब पुलिस इसका इंटरोगेशन कर रही थी, जब ये जेल में था, तो पुलिस का कहना था कि काफ़ी सपोर्टिव था, हर चीज़ में कोऑपरेट कर रहा था और एक टिपिकल इंजीनियर वाली जो पर्सनालिटी थी वो उसके इंटरोगेशन में भी दिख रही थी। कहीं से कहीं तक पुलिस को कोई आखिर तक कोई दिक्कत नहीं आई। और वो हर बार ये कहता रहा कि उसकी बीवी और उसके बीच के जो झगड़े थे वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। और उसने जब उसकी बीवी को बेहोश हालत में देखा तो उसको ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखी कि वो इन झगड़ों से
इन चीज़ों से हमेशा के लिए निजात पा सकता है। खैर, मैं इस मजबूरी को जस्टिफाई नहीं करना चाहता, लेकिन विवशता से बड़ी कोई सच्चाई नहीं है। हर कोई विवश है, हर पल विवश है। एक पल के लिए आदमी सब कुछ त्याग सकता है, लेकिन मजबूरी को नहीं। उदाहरण की ज़रूरत नहीं, आप सभी खुद एक उदाहरण हैं। जीवन मरण के बाद ये सबसे बड़ा सत्य है। इसे झुठलाने वाले अब नहीं रहे। जो रह गए हैं, जो बच गए हैं, वो सिर्फ ढोंगी हैं। लेकिन हम राजेश की इस मजबूरी को, इसका ये गुनाह, ये कत्ल करने के लिए जस्टिफाई नहीं कर सकते। राजेश को जो सज़ा दी गई है सेशन कोर्ट से, वो आजीवन कारावास है। अभी जो मामला है हाई कोर्ट में गया हुआ है। अभी हाई कोर्ट का फैसला और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तो लेकिन सेशन कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा भी नहीं सुनाई, क्योंकि सेशन कोर्ट को लगता है कि ये सिर्फ एक हादसे के दरमियान हुआ था। इसमें कोई इंटेंशनली उसने अनुपमा को मारने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता। इस वजह से उसको सज़ाए मौत की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी राजेश गुलाटी, अनुपमा गुलाटी के ऊपर। मिलते हैं किसी नए दिन, नए एपिसोड में, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।